अब इसमें भी एक ट्रिक ये है कि आपको पता है कि जो 40 मिनट्स है, जो टास्क 2 है वो 250। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीता यूके डायरीज़। और सबसे पहले तो बहुत 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 थैंक यू आप लोगों का कि आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और इसके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए, जो आज की वीडियो है इसके बारे में मुझे बहुत सारे लोगों से सवाल आया है IELTS के बारे में। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैंने अपना IELTS जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, और कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, हो सकता है आपके वो काम आए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को, और एंड तक जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। चलिए बिना किसी देर के शुरू। तो जो मेरी IELTS की जर्नी रही है, मैंने अपना जो एग्ज़ाम है वो दिया था अक्टूबर 30, 2022 में। तो उसके लिए जो मैंने प्रिपरेशन है वो मैंने शुरू की थी अगस्त से। तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे ऐसे ही बोला मज़े मज़े में कि चल यार तू भी IELTS दे दे। तो मैंने कहा चल यार एक बार ट्राई करके देखती हूँ कि IELTS होता क्या है और कैसे देना है। तो अगस्त से मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि IELTS एक इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है, और बस मुझे यही पता था कि इसके 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक आप IELTS को नहीं निकाल सकते। तो मैंने क्या किया, शुरू के कुछ 1 महीना मैंने जो है वीडियोस देखी खूब IELTS के ऊपर। मैंने चैनल्स को सब्सक्राइब किया, पैटर्न समझा क्वेश्चंस का कि कैसे लिसनिंग का क्या पैटर्न है, कितने मिनट का टेस्ट होता है, क्या मेरे को स्कोर चाहिए अपना क्लियर करने के लिए। उसी तरह मैंने रीडिंग के, राइटिंग के और स्पीकिंग के सारे सेक्शंस अच्छे से नॉलेज ली। एक पेपर पे मैंने लिखा कौन सा सेक्शन कितनी देर का है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, वो सब मैंने अच्छे से लिखा, वो मैंने समझा। उसके बाद मैंने क्या किया, सितंबर के 1 मंथ में मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग के बिना आपका मतलब अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको पता नहीं होता। तो मतलब मैंने पर्सनली, लोग लेते हैं अपने आप ही, मतलब सेल्फ स्टडी करके भी तैयारी करते हैं, पर मैंने, मेरे पास क्योंकि मुझे अक्टूबर में एग्जाम देना था, इसलिए मैंने सोचा सितंबर में मैं 1 मंथ की ऑनलाइन कोचिंग ले लेती हूँ। तो सितंबर मैंने पूरा 1 मंथ ऑनलाइन कोचिंग ली, और अक्टूबर 30 को मैंने अपना एग्ज़ाम दे दिया। तो चलिए, सितंबर में कोचिंग ली तो मैं जॉब भी कर रही थी, वर्किंग मॉम थी, बच्चे, मेरे 2 बच्चे हैं, तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्टी हुई। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, वर्किंग है, मॉम है, तो आप ये सोचिए कि आप ऑनलाइन कोचिंग घर में बैठ के तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया था, 15 डेज़ की अपनी CCL ली थी, और उन 15 डेज़ में मैं मतलब ये सोच के घर से निकलती थी कि मैं आज 9 to 4 वाली शिफ्ट करने जा रही हूँ। तो मैं घर से अपना 9 to 4 की शिफ्ट में अपना लंच वगैरह पैक करके जाती थी, और मैं एक लाइब्रेरी में बैठती थी। उसी लाइब्रेरी में 9 to 4 में मैं अपनी 2-3 घंटे की जो क्लास होती थी, एक कोने में बैठ के क्लास ले लेती थी, क्योंकि हर लाइब्रेरी में आजकल वाईफाई होता है। आप वाईफाई से जुड़ जाइए और आप अपना चुपचाप से कानों में अपने ईयरफोन लगाइए और आप क्लास ले सकते हैं। फिर जब मेरे वो क्लास हो जाती थी, उसके बाद मैं सेल्फ स्टडी करती थी। मैंने क्या किया था, अमेजोन से IELTS की बुक्स मंगा ली थी, वॉल्यूम्स जो होते हैं 1 से लेकर 10 तक पूरे मैंने उसके वॉल्यूम्स मंगा लिए थे। तो मैं कोशिश करती थी कि एक दिन में मैं जैसे एक बुक का जो एक पूरा टेस्ट होता है, लिसनिंग के जितने भी 4 रीडिंग्स हैं वो सुन लूँ, और राइटिंग कर लूँ, और थोड़ा बहुत मैं रीडिंग कर लूँ। रीडिंग और लिसनिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस था। राइटिंग तो मैं सोचती थी कि आप प्रैक्टिस घर पे बैठ के भी आराम से कर सकते हो। तो मैं लिसनिंग और रीडिंग मोस्टली जो है लाइब्रेरी में करती थी। और लिसनिंग के लिए भी अगर आप सोचो कि आपके पास CD प्लेयर नहीं है, CD कैसे प्ले करेंगे, तो उसका भी एक मैं आपको तरीका बताती हूँ। जो भी आपकी वॉल्यूम है बुक की IELTS की, सपोज मैंने IELTS वॉल्यूम 1 किया है, उसका टेस्ट पेपर 1 का मैं लिसनिंग का सेक्शन 1 कर रही, तो आप यूट्यूब पे वो चीज़ डालेंगे कि IELTS वॉल्यूम 1 टेस्ट पेपर 1 लिसनिंग 1, तो आपको वो जो लिसनिंग की जो ऑडियो वो पूरी आपको यूट्यूब पे आ जाएगी। तो उसको आप अपने फ़ोन से सुन के, आंसर्स आपके पास ऑलरेडी बुक है, उसमें आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, आप कानों से सुनिए, उसके बाद आप समझिए और साथ साथ आपको आंसर करने हैं। तो ये तो मैंने लिसनिंग के लिए ट्रिक की। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरा 15 दिन हो गए थे, उसके बाद मैंने रेगुलरिटी रखी। मैं कोशिश करती थी कि शिफ्ट पे भी अगर मुझे जब भी टाइम मिल रहा है मैं लिसनिंग और रीडिंग करूं। आप एक चीज़ मेक श्योर करिए कि लिसनिंग और रीडिंग आपको कंसिस्टेंटली करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आपकी वो चीज़ छूट जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम होएगी। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आप ये मेक श्योर करिए कि जैसे अगर आप सपोज कोचिंग ले रहे हैं या आपकी पढ़ाई के हो गए 1-2 महीने, तो आप एग्ज़ाम में और अपनी पढ़ाई के बीच में ज़्यादा गैप मत दीजिए। जैसे आपकी कोचिंग खत्म होती है उसके विदिन 7 to 8 डेज़ में आप अपना एग्ज़ाम बुक करा लीजिए, क्योंकि अगर जितना भी आपका गैप होगा ना, उतनी ही आपको प्रॉब्लम होगी क्रैक करने में एग्ज़ाम को। तो मेक श्योर करिएगा कि जैसे ही आपकी ऑनलाइन कोचिंग खत्म होती है उसके विदिन 1 वीक के अंदर अंदर आप अपना एग्ज़ाम बुक करा लीजिए।
इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपको सपोज एग्ज़ाम की कोई मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको 3 महीने का आपका टाइम है, तो 3 महीने आप अपनी प्रैक्टिस करके तुरंत ही एग्ज़ाम बुक करा लीजिए। ये मैं आपको एक एडवाइस दूंगी। अब बात करते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सेक्शन की। तो जो आईएलटीएस का जो एग्ज़ाम होता है, इसमें क्या होता है, स्पीकिंग का एक अलग दिन होता है। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो मोस्टली जो स्पीकिंग होती है आपकी 2-3 दिन पहले हो जाती है या 2-3 दिन बाद होती है, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग वाले से। तो जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग है वो एक दिन होता है और जो स्पीकिंग है वो अलग दिन होता है। तो जो मेरा एग्ज़ाम था, मेरा जो स्पीकिंग था वो 2-3 दिन पहले हो गया था और उसके बाद फिर मेरा लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का रिटन टेस्ट हुआ था। तो जब आपका स्पीकिंग टेस्ट होता है वो केवल 11 से लेके 15 मिनट तक का होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, आपको अपना पासपोर्ट लेके जाना होता है, वो आपको रजिस्टर करते हैं। उसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो आप एक कमरे में जाएंगे, एग्जामिनर आपसे पहले थोड़ी बहुत ऐसी बात करेगा, फिर उसके बाद वो आपको पूछेगा कि आर यू रेडी फॉर द टेस्ट। उसके बाद उसके पास एक रिकॉर्डिंग वो होता है, रिकॉर्डर होता है, उसमें वो ऑन करेगा। उसके बाद जो स्पीकिंग होता है उसमें 3 वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो जनरली आपसे आपका नाम पूछेगा, व्हाट डू यू डू और क्या क्या आपके इंटरेस्ट है, हॉबीज़ हैं। तो ये जो जनरली है 3 से 4 मिनट का ये सेशन होता है। उसके बाद पार्ट 2 होता है, वो टोटल 3 मिनट का होता है। पार्ट 2 में क्या होता है कि आपको ना एक क्यू कार्ड मिलता है। तो उस क्यू कार्ड में कोई सा भी एक रैंडम टॉपिक होगा। सपोज मेरा जो टॉपिक आया था वो आया था कि डिस्क्राइब अबाउट अ बुक विच यू हैव रिसेंटली रेड। तो 1 मिनट का आपको टाइम होता है, आपके पास एक पेंसिल होती है और एक पेपर होता है। उसमें आप अपना जो भी 1 मिनट में आपको जो भी पॉइंट्स लिखने हैं वो लिखिए और उसी पॉइंट्स को देख के फिर आप 2 मिनट जो आपको मिलते हैं उसमें आपको कंटिन्यूसली बात करनी है। तो एक बेसिक चीज़ आप ये रखिए कि सपोज आपका कोई भी टॉपिक आता है, उस टॉपिक को बीच में रखिए। व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप आंसर करने की कोशिश करिए। सपोज जैसे अब मेरे पास आया बुक का, तो डिस्क्राइब अबाउट अ बुक विच यू हैव रिसेंटली रेड। तो मैंने क्या किया, बुक लिखा, बीच में सर्कल बनाया, ऐसे 4 ऑप्शन बनाए। तो बुक का मैंने सबसे पहले एक नाम देखा, ऑथर का नाम देखा, कब मैंने पढ़ी, कैसे मैंने पढ़ी, मुझे उससे क्या क्या मोटिवेशंस मिले। ये मैंने थोड़े बहुत 1 मिनट के अंदर अपने पॉइंट्स बना लिए। फिर 2 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, वही पॉइंट्स जो आपने बनाए हैं उसको एज अ सेंटेंस में आपको बोलते जाना है। और मेक श्योर करिए कि आप बीच में कनेक्टर्स यूज़ करिए। अगर आपकी मतलब वोकैबुलरी अच्छी है या आप जैसे इडियम्स और फ्रेजेस यूज़ करिए, तो उससे आपकी जो मार्किंग है उसमें थोड़ा इफेक्ट आता है, आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद पार्ट 3 का जो सेक्शन होता है वो 4 to 5 मिनट्स का अगेन होता है। उसमें क्या होता है, जो आपका पार्ट 2 में क्यू कार्ड से रिलेटेड टॉपिक है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिकली देखने के लिए कि आपके आइडियाज़ आप कितने एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितने आप उसको एग्जामिनर को बता सकते हैं। तो जैसे मैंने जब अपना बता दिया कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी, क्या पढ़ी, तो उसके बाद जो एग्जामिनर ने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे वो ये पूछे थे कि आजकल जो है बहुत सारी बुक्स के ऊपर फिल्में बन रही है, आपका इसमें क्या व्यू है, आपको लगता है कि लोग अगर बुक पढ़ लेंगे तो फिल्म देखने जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये सब मुझसे उन्होंने उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे। फिर मुझसे ये भी पूछा था कि ऐसी कोई आपको फिल्म पता है जो किसी नॉवल पे बेस्ड हो। तो आजकल तो इतनी सारी फिल्में बनती है नॉवल्स पे बेस्ड, 3 इडियट्स हो गई, ये सब हो गया। तो मैंने ये सब बता दिया। तो स्पीकिंग जो होता है आपका 11 से 14 मिनट में आप फ्री हो जाते हैं बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से स्पीकिंग अगर आपका पहले हो जाए तो आप एक कूल माइंड से अपना लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का जो आपका रह जाता है रिटन पार्ट, वो आप आराम से दे सकते हैं। अब बात करते हैं लिसनिंग के सेक्शन की। तो लिसनिंग का जो पार्ट होता है वो टोटल 40 मिनट्स का होता है, जिसमें 30 मिनट्स की आपको रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है और 10 मिनट्स जो है आपको टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस को ट्रांसफर करने का, क्वेश्चन से लेके आंसर बुकलेट में। तो जब आपको सबसे पहले जब आप जाओगे तो लिसनिंग ही सबसे पहले सुनाएंगे, तो आपको एक हेडफोन दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप मेक श्योर करिएगा कि आप अपने हेडफोन को अच्छे से चेक करिए। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट लग रहा है कि आपके हेडफोन में आवाज़ सही नहीं आ रही, उसको एग्जाम से पहले ही, एग्जाम शुरू होने से पहले ही चेंज करवाइए, अदरवाइज आपको एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अपना कूल माइंड से बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको अपनी जो लिसनिंग है वो सुननी है। तो लिसनिंग में क्या होता है, 4 रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देते हैं, मिलती है, जिसको आपको सुनना होता है। तो जो लिसनिंग की पार्ट 1 होती है वो बहुत इजी होती है। उसमें क्या होता है, जनरली 2 लोगों के बीच का डायलॉग होता है। सपोज कोई होटल की बुकिंग करा रहा है या कोई ट्रेन की बुकिंग करा रहा है, टिकट्स की, कोई रिसेप्शनिस्ट होगी, वो किसी कस्टमर से बात कर रही होगी। तो जो एक्सेंट होता है वो आपका ब्रिटिश भी हो सकता है, न्यूजीलैंड वाला भी हो सकता है, कैनेडियन भी हो सकता है और ऑस्ट्रेलियन भी हो सकता है। तो मेक श्योर करिए अगर आप लिसनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेड टॉक्स का चैनल अच्छे से जो यूट्यूब पे
आता है उसको सब्सक्राइब करिए, उसके टेड टॉक्स के बहुत सारे टॉपिक्स सुनिए, मतलब वीडियो मत देखिए, कानों में ईयरफोन लगा के आप आंख बंद करके देखिए कि आप उस चीज़ को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे। आजकल तो ट्रांसक्रिप्ट भी नीचे होती है, अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ट्रांसक्रिप्ट देखिए कि वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है और आप उसको कैसे परसीव कर रहे हैं। कई बार टी को जो ये लोग ट बोलते हैं तो हम उसको अलग तरीके से परसीव करते हैं, तो आप देखिए कि आप कहाँ पर क्या चीज़ परसीव करने में गलत कर रहे हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ऐसे आपकी लिसनिंग जो है इम्प्रूव होगी। आप बीबीसी न्यूज़ सुनिए, जो भी इंग्लिश मूवीज़ वेब सीरीज़ वगैरह देखिए, तो उससे आपकी जो है एक्सेंट पकड़ने में आपको आसानी रहेगी। उसके बाद लिसनिंग का पार्ट जो सेक्शन लिसनिंग की जो पहली ऑडियो वो इजी होती है। उसके बाद लिसनिंग की जो सेकंड ऑडियो होती है उसमें आपको जनरली क्या होता है, एक मोनोलॉग दिया होता है, एक स्पीच होती है जिसमें कि आपको लोकल फैसिलिटी के बारे में बताएगा कोई, तो एक ही बंदा होता है जो बात करता रहता है और वो आपको पूरी फैसिलिटी का बताता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जो ऑडियो की लिसनिंग की जो थर्ड वाली रिकॉर्डिंग होती है उसमें क्या होता है, जनरली 3 से 4 लोगों के बीच की कन्वर्जेशन होती है। तो जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी के ट्यूटर की और स्टूडेंट्स का आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो 3 से 4 लोगों का उसमें कन्वर्जेशन होगा, तो वो थोड़ी टफ होती है। मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ी टफ होती है क्योंकि उसमें आपको समझ नहीं आता कौन किसने कब क्या बोला है। और जो लिसनिंग की फोर्थ रिकॉर्डिंग होती है उसमें होगा तो एक ही बंदा बोलने वाला, मोनोलॉग होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है। उसमें वो किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने वाला होगा तो उसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, तो वो आपको थोड़ा और टफ होगा। तो मतलब आप ये समझिए, रिकॉर्डिंग 1 इज ईजी, रिकॉर्डिंग 2 से थोड़ी डिफिकल्ट, रिकॉर्डिंग 3 थोड़ी और डिफिकल्ट और रिकॉर्डिंग 4 सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मुझे जो लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, रिकॉर्डिंग 4 अगर आपको समझ में आ गई तो उसमें आपके चांसेस जो होते हैं स्कोर करने के बहुत ज़्यादा होते हैं। एक आपका रिकॉर्डिंग 1 में जो स्कोर अचीव करने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो सिंपल होती है, और रिकॉर्डिंग 4 में अगर आपको समझ आ रही है क्योंकि 1 वर्ड आंसर होते हैं उसमें, तो आप इजीली उसको मेक आउट कर सकते हैं अगर आपने लिसनिंग अच्छे से की है। जो लिसनिंग की सेकेंड और थर्ड रिकॉर्डिंग होती है वो मुझे थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती है क्योंकि कभी कभी उसमें क्या होता है, मैप वाला आ जाता है, डायरेक्शंस बतानी आ जाती है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। आप 4 लोग अगर बोल रहे हैं तो आप मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, लिसनिंग में आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस चाहिए और आपको देखना है कि आप कैसे एक्सेंट को पकड़ रहे हैं। ये तो हो गई लिसनिंग की बात। इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आता है लिसनिंग में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, मैप डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं, फ्लो चार्ट कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस आते हैं और सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको करने होते हैं। मैप वाले में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जब भी मैप वाला आएगा तो पक्का, कभी मैप आ जाता है कभी डायग्राम आ जाता है, वो आपकी किस्मत है कि आपको क्या मिलता है। अगर आपको जैसे कोई एक लिसनिंग दे दी जिसमें कि आपको एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि आपको एक होटल का टूर बताया जा रहा है, तो उसमें क्या होता है आपको डायरेक्शंस बता देते हैं कि टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ, टूवर्ड्स वेस्ट, ऐसे करके। तो उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शंस बताने चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है, टू द फार एंड, टू द नियरेस्ट पॉइंट। इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट मिस कर दिया, EF जैसे उसमें ABCDEF पॉइंट्स होते हैं, अगर आपका एक पॉइंट गलत हो गया तो आपके जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं वो भी गलत हो जाएंगे क्योंकि आपकी डायरेक्शन ही गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान करिए कि जो मैप वाले डायग्राम है, जो मैप वाली रिकॉर्डिंग्स है, आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग 60 मिनट्स का ही सेम होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम। आपको उसमें क्या होता है, 3 टेक्स्ट मिलते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट मिलते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो पहला टेक्स्ट होगा वो थोड़ा इजी होगा, जो सेकंड वाला टेक्स्ट होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा और जो थर्ड वाला टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ होगा, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो इसमें मैंने एक स्ट्रैटेजी क्या ली थी कि मेरे को पता है कि पहला वाला थोड़ा इजी होता है, सेकंड थोड़ा टफ होता है। मैंने सबसे पहले थर्ड वाले से स्टार्टिंग की थी कि मैंने सबसे पहले अपना जो थर्ड टेक्स्ट था उसको कंप्लीट किया क्योंकि मुझे पता है मुझे उसमें टाइम लगेगा सोचने समझने में, आंसर्स देने में। फिर मैंने सेकंड किया, फिर जब आपके पास मिनिमम 10 मिनट में, मतलब मैंने अपना जो है लास्ट जो पैराग्राफ जो टेक्स्ट 1 था वो कंप्लीट किया। तो जो सबसे ईजी वाला होता है, अगर आपके पास 10 मिनट भी है तो आप उसको 10 मिनट में ईजिली अच्छे से पढ़ पाएंगे क्योंकि वो ईजी होता है, आप उसके क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएंगे। और जो सबसे टफ होता है उसमें कभी कभी मैचिंग हेडिंग आ गई या कौन से पैराग्राफ को आप क्या हेडिंग देंगे, इस टाइप का आता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर जो टफ वाला है उसको पहले करें, क्योंकि क्या होता है अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप लास्ट वाले में तब जा रहे हैं जब आपके पास टाइम की कमी है, तो आप वैसे ही वो टफ है, टाइम के चलते आप और घबराहट में और उसमें नर्वसनेस में उसको और गलत करेंगे। तो मेरे हिसाब से पहले आप
टफ वाला करिए, क्योंकि आपको पता है आपके पास 60 मिनट्स है, तो वो अगर आपका ठीक हो गया, बीच वाला तो ठीक हो ही जाएगा, और लास्ट वाले में 10 मिनट में भी आप उस चीज़ को समझ के ईजिली कर सकते हैं। तो जो रीडिंग होती है इसमें जो होता है क्वेश्चंस थोड़े अलग होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सेंटेंस कंप्लीशन आ गया, मैच वाला आ गया, समरी कंप्लीशन आ गया, ये सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे पैटर्न होते हैं। वो आप देख लीजिएगा कि कैसे रीडिंग के क्या क्या पैटर्न है, उस हिसाब से आपको करना है। कभी कभी आपको एक पैराग्राफ की जिस्ट निकालनी होती है, उसमें आपको देखना होता है कि ये पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से आपको हेडिंग उसकी चूज़ करनी होती है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि जब वो बोलते हैं पैराग्राफ, कई बार क्या होता है कि जैसे वो पैटर्न आ रहा है उसी हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको पहले वाले पैराग्राफ में मिलेगा। तो जो जो क्वेश्चंस जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको पैराग्राफ में से मिलता जाएगा। जिस पैराग्राफ में जो आपको वर्डिंग्स दे रखी है और क्वेश्चंस में जो वर्डिंग है वो आपको उसी पैराग्राफ में मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो आपको सबसे नीचे ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे आप रीडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम राइटिंग की। तो राइटिंग भी आपका 60 मिनट्स का होता है। राइटिंग में आपको केवल 2 टास्क करने होते हैं, एक टास्क 1 होता है और एक टास्क 2 होता है। टास्क 1 जो होता है उसको करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलते हैं, और टास्क 2 जो होता है उसको करने के लिए आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। तो 40 या 20 60 मिनट्स हो गए। अब इसमें भी एक ट्रिक ये है कि आपको पता है कि जो 40 मिनट्स है, जो टास्क 2 है वो 250 वर्ड्स में लिखना है, और जो टास्क 1 है वो 150 वर्ड्स में लिखना है। तो वेटेज जो है टास्क 2 की ज़्यादा है, क्योंकि उसके 250 वर्ड्स हैं, और उसके मार्किंग में भी आपको, अगर आपने वो अच्छा कर लिया, पार्ट 1 आपका, टास्क 1 जो है आपका थोड़ा बहुत ऐसे भी हो गया, तो भी आप कवर कर लेंगे, क्योंकि टास्क 2 की जो वेटेज है वो ज़्यादा है। तो मैंने क्या कोशिश की थी कि पहले मैंने अपना राइटिंग में टास्क 2 कंप्लीट किया 40 मिनट्स के अंदर, और उसके बाद मैंने अपना टास्क 1 कंप्लीट किया 20 मिनट्स के अंदर। अब आप कोशिश ये करिए कि 40 और 20 60 मिनट में आप कोशिश ऐसे करिए कि आप लिखने में इस तरीके से हो कि आपके पास लास्ट में 5 से 10 मिनट बचे, ताकि आप अपनी एंड में चेकिंग कर ले और ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है वो उसको ठीक कर ले। तो आपके पास पेंसिल और रबर होता है, अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है इरेज करके उसको ठीक करिए। कभी कभी हम वर्ब की फॉर्म्स गलत लिख देते हैं, कनेक्टर्स गलत डाल देते हैं, तो वो आप करिए। तो जो टास्क 1 है वो मैं आपको बताती हूँ, वो 150 वर्ड्स का होता है। वो जनरली कभी आपको कोई ग्राफ दे देंगे, कोई टेबल दे देंगे, कोई बार ग्राफ दे देंगे, तो आपको उस पिक्टोरियल चीज़ को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, समराइज करना है। उसमें दे देंगे कि डिस्क्राइब दिस चार्ट इन योर ओन वर्ड्स। तो आप कोशिश करिए कि आप उस चार्ट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक निचोड़ बना के, सबसे पहले आप देखिए सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है ग्राफ में। सपोज किसी कंपनी के, किसी देशों के जो है उन्होंने बिजनेस का दे दिया कि इस सपोज जापान ने इस साल में ये बिजनेस में इसकी इतनी ग्रोथ हुई, ब्रिटेन में इस बिजनेस में इतनी ग्रोथ हुई, इसमें इतनी ग्रोथ हुई। तो आप ये देखिए कि पर्टिकुलरली सिमिलैरिटीज़ किस किस चीज़ में है, डिफरेंसेस किस किस चीज़ में, आप कंपैरिजन किस में कर सकते हैं कि कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई, कौन से ईयर में सबसे कम ग्रोथ हुई। तो आप जब अपना टास्क 1 करेंगे तो आप उसमें ये चीज़ यूज़ करिए कि इन कंट्रास्ट टू, या फिर एज सिमिलर इन जापान एंड ब्रिटेन, इस टाइप से। मतलब आपको अपने समराइज करना है और आपको वर्डिंग्स को 150 वर्ड्स के अंदर करना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप 150 वर्ड से कम में लिखते हैं, आपका 150 वर्ड्स नहीं होते, तो आपको पेनल्टी लगती है। ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही मैं आपको बोल रही हूँ कि 150 वर्ड्स में आप कोशिश करिए टास्क 1 करने की, क्योंकि अगर आपने सारा टाइम टास्क 1 में दे दिया तो आपके पास जो टास्क 2 है उसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, या तो आप टास्क 2 पहले करिए, ताकि एंड के 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी आपके पास बचे ना, आप उसमें टास्क 1 कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो इतने मार्क्स का भी नहीं होता। तो अगर आपका वो इतना अच्छा नहीं भी हुआ तो भी आपका काम चल जाएगा। रही बात टास्क 2 की, तो टास्क 2 में आपको कोई एक चीज़ देंगे जिसमें आपका वो पूछेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, ओपिनियन पूछेंगे, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो कंपैरिजन भी पूछते हैं। सपोज मेरा क्या था, मेरा टास्क ये था कि आजकल जो है लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस हैं, तो आप के हिसाब से जो वो पार्क जाते हैं वो ज़्यादा सही है, मॉल वगैरह में जाते हैं, जो मॉल में जिम वगैरह होती है वो ज़्यादा सही है। इस टाइप से आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना था। तो ये राइटिंग है। राइटिंग में आपको एक चीज़ का ध्यान रखिए, आप कनेक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, आप पैराग्राफ वाइज अपना करिए। बुलेट पॉइंट को कोई मार्क्स नहीं मिलते, तो आप कोशिश करिए कि पैराग्राफ में लिखें, बुलेट पॉइंट्स ना यूज़ करें। और जितने वर्ड्स बोले हैं टास्क 2 में 250 वर्ड्स बोले, आप टास्क 250 वर्ड्स में कोशिश करिए करने की, कम मत करिए, ज़्यादा भले हो जाए लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी राइटिंग की। तो मैं आपको ये बताऊँगी, अगर आपने
आइल्स एकेडमिक और जनरल, ये हमेशा सबका सवाल होता है कि हम एकेडमिक करें या जनरल करें। तो अगर आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं, स्टडी के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आपको आइल्स एकेडमिक करना है। अगर आप पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, सपोज आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको जनरल टेस्ट देना है। जनरल और एकेडमिक में बस यही डिफरेंस होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग सेम होती है, रीडिंग और राइटिंग में डिफरेंसेस होते हैं। तो एकेडमिक की जो रीडिंग है वो थोड़ी टफ होती है और जो राइटिंग है वो थोड़ी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल, क्योंकि इसमें आपकी प्रोफेशनल और आप पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए भी आपकी लेवल देखने के लिए थोड़ा टफ होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी। इसके अलावा जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना चाहिए, जिसमें वेटेज ज़्यादा हो उसको आप पहले करिए, जो टफ़ है उसको पहले करिए। टफ़ से शुरुआत करेंगे तो बाद वाला आपको ईजी ही लगेगा। और मेक श्योर करिए आप अपना कोई गैप ना दे, पढ़ाई कंसिस्टेंसी रखिए। सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। आप जितना अपने कोशिश करिए लिसनिंग रीडिंग आप डेली करें। डेली मतलब एक प्रॉपर बैठ के एक आप टाइम, शुरू में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपके आंसर सही ना हो सकता है आप टाइम लिमिट ज़्यादा ले रहे हो, तो शुरू में आप टाइम की चिंता मत करिए। आप देखिए आपके आंसर्स 40 में से कितने ठीक हो रहे हैं। एक टारगेट है कि 40 में से 32 33 आपके सही होने चाहिए अगर आपको डिज़ायर्ड बैंड चाहिए। तो शुरू में जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, आपके आंसर्स जब ठीक होने लग जाएंगे, फिर आप अपने आप को टाइम में बाउंड करिए। अलार्म सेट कर दीजिए कि मेरे को इतने, ये जो पार्ट 1 है इतने मिनट में करना है, पार्ट 2 इतने मिनट में करना है, पार्ट 3 इतने मिनट में करना है। फिर आप देखिए कि टाइम बाउंड में आपके कितने आंसर्स ठीक हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं। सेम ऐसे आप रीडिंग और राइटिंग में भी कर सकते हैं। स्पीकिंग के लिए आपके पास एक ट्रिक ये हो सकती है कि सपोज आप कोई आपके पास नहीं है बात करने के लिए, किसी से आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, शीशे के सामने खड़े हो जाइए। फ़ोन में आजकल रिकॉर्डिंग होती है, अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करिए और जो भी आप बोल रहे हैं उसमें आप रिकॉर्ड करते रहिए। उसके बाद आप जो है बैठिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ उसको चेंज कर सकते हैं वो करिए प्रैक्टिस, क्योंकि इससे क्या होता है आपको अपना एक्सेंट पता चलता है कि आप कैसे बोल रहे हैं और आपको अपनी आवाज़ सुनने की आदत हो जाती है। तो जब आप किसी से इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको इतना ऑड नहीं लगेगा। अब आप अगर हम नॉर्मली हिंदी में बात करते हैं और किसी से हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें थोड़ा ऑड लगता है। तो अगर आप अपने आप को ही इंग्लिश में सुनने के आदी हो जाएंगे तो आपको इतना ऑड नहीं लगेगा किसी से कन्वर्सेशन करने में। ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। अच्छा, राइटिंग स्पीकिंग और राइटिंग अगर आप जैसे बाद में उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, जब आपको लगता है आपका एग्जाम आने वाला है तो आप पहले लिसनिंग और रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करिए और बाद में आप लिसनिंग रीडिंग तो करिए ही करिए, आपको राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी करना है। राइटिंग में 2-4 चैनल जो बहुत अच्छे हैं जिनमें बार ग्राफ, पाई ग्राफ, इन सब का बहुत अच्छा ही पूरा दिखाया रहता है कि आप कैसे इसको डिस्क्राइब करिए, मेन पॉइंट्स लिखिए कि आप कैसे कंसाइज वर्ड्स में 150 वर्ड्स में उस डायग्राम को पूरा एक्सप्लेन करने में केपेबल हैं। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिस से ही आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जैसे आपने वो चीज़ कर दी, कोई आपका टॉपिक है आपने लिख दिया राइटिंग में, उसके बाद आप उसको चेक किससे कराएं, तो सबसे अच्छा है गूगल पे आप वो टॉपिक डालिए, आपको राइटिंग उससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो आप उसमें देखिए कि आपने कैसा पैटर्न लिखा है, आप इसको किस तरीके से और अच्छा लिख सकते थे। आपको पॉइंट्स जो हैं, व्यूज़ जो हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप ये करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने भी लोग मेरे से सवाल पूछते हैं उनके जवाब उनको जल्द से जल्द दूँ और सही से सही दूँ। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और चलते चलते मेरा गीता का ज्ञान, तो हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, पर एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिल जाती है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आपको भी अपने हर काम में कामयाबी मिले, मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए बाय।